अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान कराची से बहनों के प्रोग्राम सुखी घर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फरीदा ख़ान। प्यारी बहनों, ये प्रोग्राम आपके लिए तरतीब देती हैं प्रोड्यूसर ईसियान बीबी बलोच। उम्मीद करते हैं हमारी तमाम बहनें खैर आफियत के साथ होंगी, अपने अपने घरों में खुश व खुर्रम होंगी और उनकी तमाम तर कोशिशें और जद्दोजहद यकीनन अपने घर को सुखी घर बनाने के लिए होंगी। और हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी हर बहन अपनी इस कोशिश में कामयाब हो और अपने घर को सुकून का, अमन का और खुशियों का गहवारा बना सके, सुखी घर बना सके। प्यारी बहनों, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हमदे बारी ताला से। आइए हमदे बारी ताला समात फरमाएं। तू ही बेकसों का है आसरा, तेरी शान जल्ला जलालहू। तू ही हर बशर का है मुद्दआ, तेरी शान जल्ला जलालहू। तेरी शान जल्ला जलालहू। है आया भी तू है, नेहा भी तू है, यहाँ भी तू है, वहाँ भी तू है, यहाँ भी तू है, वहाँ भी तू, के तू ही तू अपना है खुद पता। तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू। तू ही रब है, तू ही करीम है, तू कदीर है, तू रहीम है, तू कदीर है, तू रहीम है। तू ही है खुदा, तू ही किबरिया, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू। तेरी हम्द हो सके क्या बयां, के तू ही है खालिक़े इनो आ, के तू ही है खालिक़े इनो आ। तेरे हाथ में है फना बका, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू। तू ही बेकसों का है आसरा, तेरी शान जल्ला जलालहू। तू ही हर बशर का है मुद्दआ, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू। आइए बहनों, अब सादत हासिल करते हैं नाते रसूल मकबूल सुनने की। हर तरफ तीरगी थी, न थी रोशनी, हर तरफ तीरगी थी, न थी रोशनी। आप आए तो सबको मिली रोशनी, हर तरफ तीरगी थी, ना थी रोशनी, हर तरफ तीरगी थी, ना थी
जब हेरा से हवैदा हुई रोशनी, आप आए तो सबको मिली रोशनी। चांद सूरज का इंसान परस्तार था, चांद सूरज का इंसान परस्तार था। आपसे कब्ल अंधेर थी रोशनी, आप आए तो सबको मिली रोशनी। उस वाए मुस्तफा की ये तफसीर है, उस वाए रोशनी रोशनी रोशनी, आप आए तो सबको मिली रोशनी। है वो खुर्शीद अखलाक़े खैरुल बशर, है वो खुर्शीद अखलाक़े खैरुल बशर, जिससे पाता है हर आदमी रोशनी। आप आए तो सबको मिली रोशनी। ये शऊर आप ही से मिला है हमें, ये शऊर आप ही से मिला है हमें। तीर की मौत है जिंदगी रोशनी, आप आए तो सबको मिली रोशनी। सूए अर्शे उला मुस्तफा का सफर, सूए अर्शे उला मुस्तफा का सफर। रोशनी की तलबगार थी रोशनी, आप आए तो सबको मिली रोशनी। खिलकते अव्वली खातमुल मुरसलीन, खिलकते अव्वली खातमुल मुरसलीन। आप पहली किरण आखिरी रोशनी, आप आए तो सबको मिली रोशनी। मुस्तफा की मैं तो
को मिली इल्म की रोशनी, आप आए तो सबको मिली रोशनी। हर तरफ तीरगी थी न थी रोशनी, आप आए तो सबको मिली रोशनी। बहनों, माह मुहर्रमुल हराम है। यकीनन ये महीना बहुत हुर्मत वाला है। ये हमें दर्स देता है सब्र का, बर्दाश्त का, और इबादत और अल्लाह ताला की बंदगी किस तरह से हम करें कि हमारे लिए और कोई चीज़ ना हो, कोई बात अहमियत ना रखे, सिर्फ एक हक़ हो, सच हो। बातिल के सामने डटने का नाम मुहर्रम है। प्यारी बहनों, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के सिलसिले। सेहत हज़ार नेमत। जी हाँ, आपकी सेहत है तो सब कुछ है। आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सामीन, सिलसिला सेहत हजार नेमत के साथ मैं हूं सिद्रा जाफरी और आज स्टूडियो में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं इनका तारुफ करवाते चलूं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उज़्मा ज़रीफ, डेंटिस्ट हैं, मैक्सिलोफेशियल कंसल्टेंट हैं, एग्जेक्टिव डेंटल सर्जरी दारुल सेहत हॉस्पिटल से मुंसलिक हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उज़्मा। वालेकुम सलाम सिद्रा। बहुत शुक्रिया, आप अपनी कीमती वक्त से वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाएं। डॉक्टर उज़्मा, जब हम डेंटिस्ट की बात करते हैं तो डेफिनेटली सामीन को बताने के लिए आसान अल्फाज में कि डेंटिस्ट से रिलेटेड जितनी भी हमारी ओरल हेल्थ होती है, यानी हमारे दांतों के जितने भी मसाइल होते हैं और हमारे मुंह से जुड़े हुए जितने भी मसाइल होते हैं, उस हवाले से हम डिस्कस करते हैं और बड़ी एक इम्पॉर्टेंट फील्ड भी है ये, ठीक है। लेकिन हम भी स्पेसिफिक जब हम खवातीन के हवाले से बात करते हैं तो हम लोग अपनी बीमारियों के हवाले को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते हैं अपने इश्यूज़ को। अक्सर दांत में दर्द होता है, हमारी दाढ़ ख़राब हो गई, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम घरेलू टोटके इस्तेमाल करके उस दर्द से रिलीफ हासिल कर लें। तो मुझे बताएं, खवातीन की जो ओरल सेहत है कितनी इंपॉर्टेंट है? खवातीन की ओरल सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एवरी एक्सपेक्ट। हाँ, ज्यादातर बिल्कुल आपने सही कहा कि जो खवातीन होती हैं वो घरेलू टोटके जो हैं वो आजमाती हैं और उनसे जब रिलीफ हो जाता है तो वो जहमत नहीं करती कि वो डेंटिस्ट के पास विजिट करें। तो मेरा सजेशन और मशवरा यही है कि जब भी आपके दांत में दर्द हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, आप डेंटिस्ट को जरूर विजिट करें, क्योंकि बाज दफा ये होता है कि खवातीन जो घरेलू टोटके आजमा रही होती हैं वो वक्ती उनको आराम तो दे देते हैं, लेकिन वो उसका बाकायदा इलाज नहीं होता। और डेंटिस्ट के पास वो जब पहुंचती हैं, जब वो वाली बात है कि पानी सर से गुजर जाता है और जो है उस वक्त फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते उनके लिए, सिवाय इसके कि वो दांत निकालना ही उसका इलाज होता है। तो उसमें ये होता है कि अगर आप अर्ली डॉक्टर के पास चले जाएं या डेंटिस्ट के पास विजिट कर लें तो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर दांत में इस छोटा कैविटी ऐसी लगी है कि जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं, दांत को बचा सकते हैं, क्योंकि अगर कीड़ा बढ़ जाता है तो वो नसों को इन्वॉल्व कर लेता है और नसों को जब इन्वॉल्व करता है तो फिर पेशेंट को ठंडा गर्म लगना लगता है, उसमें दर्द शुरू हो जाता है और समटाइम्स आपको पता है ना, दांत का दर्द इतना सीवियर होता है कि पेशेंट बेयर नहीं कर पाता, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो हम उसमें ये करते हैं कि डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास उस वक्त अवेलेबल होते हैं दांत को बचाने के, कि हम उसको सफाई करके उसकी फिलिंग कर दें या भराई कर दें, या हमारे पास उसको दांत को बचाने का एक ऑप्शन होता है जो रूट कैनाल कहलाता है। उसमें हम नसों के अंदर तक कैनाल्स की सफाई करते हैं, फिर उनकी फिलिंग करते हैं, फिर दांत के ऊपर से भराई करते हैं, तो काफी हद तक जो है पेशेंट का दांत वो क्योर हो जाता है और वो इस्तेमाल के काबिल रह जाता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर उज़्मा, अगर हम बात करें खवातीन की, वैसे तो स्पेसिफिकली ओवरऑल सबके मसाइल होते हैं, ओरल हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और अगर हम रिसर्चेस देखें और अगर हम थोड़ा सा ये एनालिसिस भी करें तो दुनिया भर में ओरल हेल्थ यानी डेंटिस्ट के जितने भी मसाइल बहुत एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम दूसरे मसाइल सेहत के देखें। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि बड़ी सेंसिटिव चीज है और हमें इसका बहुत अशद ख्याल रखने की जरूरत है, और हम शायद कहीं ना कहीं कोई नेग्लिजेंस कर जाते हैं, कोई ना कोई ऐसी लापरवाही होती है जिसकी वजह से हमारे मुंह के जितने भी मसाइल हैं, दांतों के मसाइल हैं, वो सामने आने लग जाते हैं। किस तरह से हम अपने दांतों का ख्याल कर सकते हैं, उसकी हाइजीन का ख्याल कर सकते हैं? क्या हम जो ब्रशिंग करते हैं, ठीक है, हम कहते हैं डॉक्टर्स के दिन में 2 दफा सुबह और रात को लाजमी ब्रश किया करें, तो क्या सिर्फ वो ब्रश करना ही हमारे लिए काफी है या इससे मजीद कुछ और हमें करने की जरूरत है? जी बिल्कुल। खवातीन के हवाले से मैं आपको एक बात ये फोकस करूंगी कि खवातीन के अंदर जो है हार्मोनल चेंजेस भी आती हैं, ठीक है, और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि ओरल कैविटी में हार्मोनल चेंजेस की वजह
से नमूदार होती है। जैसे खवातीन में प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोनल चेंजेस होती हैं। काफ़ी सारी खवातीन हमारे पास आती हैं जब प्रेगनेंसी होती है तो उनको मसूड़ों से खून आ रहा होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी, आपको पता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रही होती हैं बॉडी के अंदर, और उसके अंदर ये होता है कि ज़्यादा आपको केयर करने की ज़रूरत होती है, और उसी टाइम पे खवातीन जो है उनको निगलेक्ट कर रही होती हैं, तो उसमें मसूड़ों में उनके पस पड़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, खून आ रहा होता है। तो उसमें भी हम खवातीन को ये एडवाइस करते हैं उस टाइम पे भी कि आप जो है सफाई अच्छी रखें दांतों की, और अपनी जो प्रेगनेंसी है उसके दौरान भी, उससे पहले भी और बाद भी, क्योंकि उसमें वो काफी उनके दांत जो है वो निगलेक्ट होते हैं और हमारे पास काफी सारी प्रॉब्लम्स के साथ आ रही होती हैं। तो उसमें मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि डेफिनेटली ओरल हाइजीन की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ओरल हाइजीन गेटवे टूवर्ड जर्नल हेल्थ। ओरल हेल्थ इज अ गेटवे टू जर्नल हेल्थ, यानी कि आप मुंह से जो चीज ग़िज़ा खाते हैं वो आपकी ओवरऑल जो बॉडी की हेल्थ है या सेहत है उसको भी इफेक्ट करती है। जाहिर है मुंह के जरिए अगर आपके मुंह में जरासीम है, बैक्टीरिया है, आप जो खाना खाएंगे वो आपके पेट में जाएगा, उसकी वजह से आपको पेट की बीमारियां हो सकती, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उसके अंदर ये है कि ओरल हाइजीन में आपको सफाई अपनी, एक तो दांतों की डेफिनेटली आप दिन में हम रिकमेंड करते हैं कि 2 दफा ब्रश जरूर करें, एक रात को सोने से पहले जरूर करें और एक सुबह नाश्ते के बाद जरूर, क्योंकि रात में जब आप जो चीज खा पी के सोते हैं तो वो बैक्टीरिया जो मुंह में जरासीम होते हैं उनके लिए गुड सोर्स होते हैं कि वो इसको यूटिलाइज करें, और फिर वो अपना एसिड प्रोड्यूस करते हैं, उससे कैविटी, कीड़ा लगता है दांत में और दांत गलना शुरू हो जाता है। और दूसरा ये रिकमेंड करूंगी कि डेंटल फ्लॉस जरूर यूज किया करें। डेंटल फ्लॉस क्या होता है कि एक वैक्स बेस्ड धागा होता है जो दांतों के छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, उनमें खला होता है दांतों के, उनमें छोटे पार्टिकल्स फंस जाते हैं जो कि हम ब्रश से जब निकालने की कोशिश करते हैं तो वो निकल नहीं पाते। तो फ्लॉस क्या होता है, वो धागा आपके जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको भी रिमूव कर देता है और उससे आपकी सफाई बहुत अच्छी दांतों की रहती है। ठीक है, तो ये इजीली कहीं से भी हमें अवेलेबल हो सकता है? ये फार्मेसी पे इजीली अवेलेबल है, और रिकमेंडेशन ये है कि आप एक तो डेंटिस्ट को अपने जरूर विजिट करें आफ्टर एवरी 6 मंथ और इन अ ईयर टाइम, कम से कम साल में 2 दफा जरूर विजिट करें। आपने कहा कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं खवातीन के, ठीक है, लेकिन वो किस तरह से फिर डिफरेंशिएट कैसे कर सकती हैं कि आया कि ऐसे कोई प्रॉब्लम जो है वो मुझे नॉर्मल बेसिस पर हो रही है या मेरे हार्मोन्स में जो तब्दीली आ रही है उसकी वजह से मेरे साथ दांतों के मसाइल हो रहे हैं, किस तरह रिकग्नाइज कर सकते हैं? क्योंकि जब पहचानेंगे तो उसके बाद ही अप्रोच करेंगे ना डॉक्टर के पास। जी जी, सबसे पहले आप इस तरह अप्रोच करते हैं कि पेशेंट आपके पास आता है, आप उससे हिस्ट्री लेते हैं। जब हिस्ट्री लेते हैं तो उसके अंदर जो है आप उसे, जैसे प्रेगनेंसी इंड्यूस होते हैं या प्यूबर्टी इंड्यूस होते हैं, तो उस वक्त हमें जो है चीजें पता चल रही होती हैं कि हार्मोन्स में क्या चेंजेस आ रही हैं। जैसे प्रेगनेंसी एक ऐसी अलामत है जो कि ऑब्वियस होती है, पेशेंट आता है वो खुद, पहले हम उससे हिस्ट्री लेते हैं तो हमें बता रहा होता है कि जी मुझे ये चीज है, मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकंड ट्राइमेस्टर है, तो उससे अंदाजा हो जाता है। इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं जो हम पेशेंट को जब उसकी कंडीशन देख रहे होते हैं उसको एडवाइस कर रहे होते हैं, या फिर क्लिनिकली आप पेशेंट के मुंह में एग्जामिन कर रहे होते हैं। जैसे अगर पेशेंट सफाई अच्छी नहीं रख रहा तो उसके मुंह में प्लाक जम रहा है, कैलकुलस जम रहा है, जिसकी वजह से उसको मसूड़ों में सूजन आ रही है, मसूड़ों से खून आ रहा है, तो ये डिफरेंट चीजें हैं जिसकी वजह से आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर पेशेंट को आप एडवाइस करते हैं कि उनकी सफाई घर पे भी मेंटेन रखें और हम क्लिनिक्स पे भी उनको सफाई कराते हैं, जिसको स्केलिंग कहते हैं। तो वो जरूरी होती है सफाई, क्योंकि अगर आप वो सफाई नहीं कराते तो वो कैलकुलस जम जम के एक हार्ड पत्थर की तरह हो जाता है और वो पत्थर आपके मसूड़ों को फिर जो है डैमेज करना शुरू कर देता है और उसकी वजह से आपके मसूड़ों से खून आता है। और जब मसूड़े हेल्दी नहीं होंगे तो डेफिनेटली वो जो दांत के अतराफ की बोन होती है, हड्डी होती है, उसको वीक करते हैं और फिर अल्टीमेटली आपका दांत जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है और फिर दांत गिरने लगते हैं। ठीक है, अच्छा हम आगे भी दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन डॉक्टर उज़मा आजकल हम देखते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं और बहुत एडवांस ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं दांतों के हवाले से, और अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि बच्चे जो है, यूथ हमारी और हमारी खवातीन जो है ब्रेसेस लगाती है बहुत ज्यादा ना, ब्रेसेस बहुत ज्यादा कॉमन है, लेकिन एक लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट है ब्रेसेस का। जी बिल्कुल। तो क्या इसके कोई नुकसानात हैं या ये एक फायदेमंद है? अच्छा, ब्रेसेस जो है देखें हर एक को नहीं लगते, वो रिकमेंडेशंस होती हैं। जैसे जिन बच्चों के दांत आगे पीछे होते हैं या मेल अलाइंड होते हैं या दांतों में क्राउडिंग बहुत ज्यादा होती है तो उन कंडीशंस में लगते हैं और वो डेफिनेटली एस्थेटिक कंसर्न होता है पेशेंट को, उनको सामने से बुरे लग रहे होते हैं, दांत आगे पीछे हैं, कोई ऊपर से निकल रहा है, तो उसके अंदर रिकमेंडेशन होती है ब्रेसेस की। तो ब्रेसेस तो लाजमी इसलिए लगाने पड़ते हैं ताकि आपके दांतों की जो है एक अलाइनमेंट बेहतर आ जाए। इसके अलावा भी हमारे पास रिसेंटली अलाइनर्स जो है न्यू टेक्निक्स में अलाइनर्स आए हैं, वो जो है ब्रेसेस से और जरा ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आप उनको पहना देते हैं और उसकी
वजह से दांत जो है अलाइनमेंट में होते हैं। तो पेशेंट को जो ब्रेसेस के नुकसानात तो एज सच कोई नहीं है, वो एक फायदेमंद ही प्रोसेस है जिससे दांत अपनी जगह पे बेहतरी आ जाते हैं। हाँ, ब्रेसेस के दौरान जो है हम पेशेंट की मॉनिटरिंग जरूर करते हैं कि भाई कोई कीड़ा लग रहा है तो उसकी फौरन उसी वक्त फिलिंग कर दें, सफाई की जरूरत है तो पेशेंट को भी एडवाइस करते हैं कि वो घर पे भी जब ब्रेसेस लगते हैं उसको सफाई रखें। और अब ड्यूरेशन विद टाइम डिपेंड करता है, समटाइम्स ड्यूरेशन लंबा होता है, डिपेंड करता है कि आप सिवियरिटी क्या है मेल अलाइनमेंट ऑफ द टीथ की, कि कितने आगे पीछे दांत हैं तो उसके हिसाब से। और समटाइम्स ज्यादा जरूरत नहीं होती तो साल 1.5 साल में भी आप जल्दी भी फिनिश कर देते हो प्रोसेस। तो वो एक ब्रेसेस तो एक रिक्वायरमेंट है एस्थेटिक इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, लेकिन बात ये ना कि अब डिपेंड, पहले दौर में ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा ही कॉमन हो रहा है, क्योंकि डेफिनेटली एक डिफॉर्मिटी है अगर दांतों के अंदर, तो पहले तो हम एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन अब वो एक्सेप्टेंस के लेवल पे हम नहीं आ रहे और हमने फैशन के तौर पर उसको कि हमारी जो दांतों की अलाइनमेंट है वो सीधी हो जाए। अच्छा, ये ब्रेसेस आपने कहा कि हर किसी को आप रेकमेंड नहीं करते हैं, ठीक है, तो मैं चाहूंगी इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आप हमारी सुनने वाली जो खवातीन है, क्योंकि हम लोगों की यही सोच होती है कि कोई भी ऐसी डिफॉर्मिटी है ना, हम जाके उसको फौरी तौर पर रिपेयर करवा दें। इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं मेरे ख्याल से, और पेनफुल प्रोसीजर भी होता है। थोड़ा बहुत जाहिर सी बात है, जब आप दांतों की मूवमेंट करा, ब्रेसेस में बेसिकली जो दांत आपके टेढ़े होते हैं या आगे पीछे होते हैं तो हम उनको अलाइनमेंट में लाने के लिए उनकी मूवमेंट कराते हैं बेसिकली। तो मूवमेंट कराते हैं तो उस प्रोसेस में थोड़ा पेन जाहिर है फील होता है, तो उसमें हम पेशेंट को जो है कोई पेन किलर्स हो गए तो वो रिकमेंड कर देते हैं, और वो पेशेंट फॉलो अप पे रहता है, तो जिनको प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं वो साइड बाय साइड रिजॉल्व हो रही होती हैं। अब आपको पता है ना, पहले आज जैसे आप बात बता रही हैं कि नहीं लोग फोकस करते थे, लेकिन अब हमारा माशरा देखें ना, अब पर्टिकुलरली हमारे पास जो पेशेंट्स आती हैं लड़कियों के मामले में बड़ी कंसर्न होती हैं कि बच्चियां हैं, इनकी शादी होनी है तो इनके दांत आगे पीछे, तो उनके लिए जाहिर सी बात है कि स्टेप होता भी है। जब वो बच्चियां बड़ी होती हैं, आजकल के बच्चे आपको पता है वो ज्यादा फोकस है एज कम्पेयर टू प्रीवियस जो जनरेशन। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि असल में हमारे माशरे के अंदर कुछ ऐसी चीजें आ चुकी है ना जिनकी बेसिस के ऊपर एक तो गोरा रंग, दांतों का सीधा होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि रिश्तों के मसाइल बड़े होते हैं, ये इश्यूज हैं जिसकी बेसिस के ऊपर मजबूर होते हैं कि एक पेनफुल प्रोसेस की तरफ जाके उसको अटेम्प्ट ले लें खवातीन। और लेकिन ये अच्छी चीज है अगर अर्ली एज में बच्चे जैसे हम उनके कर लेते हैं ना, जो आइडियल एज है जैसे 14 साल है, 16 साल, 20 साल, इसमें अगर आप बच्चों के दांत अलाइनमेंट में स्टार्ट करवा दें प्रोसेस, तो वो एक ऐसा एज ग्रुप है कि वो पता भी नहीं चलता बच्चे को, और बाय 25 और इस तरह एज पे जाके उनके काफी हद तक दांत बेहतर हो जाते हैं और बच्चों के लिए फायदेमंद है। जब वो जैसे वो ग्रोन अप होते हैं तो उन्हें आगे अपनी एस्थेटिक का बच्चों को फील होता है, तो जब तक अच्छा है कि वो उनकी अच्छी खासी जो है अलाइनमेंट में दांत आ जाते हैं और उनका प्रोफाइल और एस्थेटिक बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर उज़्मा, हम डेफिनेटली अब हम डॉक्टर्स हमें रेकमेंड करते हैं कि आपने ट्वाइस अ डे जो है ब्रश करना है, दिन में 2 दफा, सुबह और रात को कंपलसरी है, लेकिन डेंटिस्ट अक्सर ये भी बताते हैं कि जो ब्रश करने का हमारा तरीका होता है, अब जाहिर सी बात है इस प्रोग्राम में सामीन हमें सुन रहे हैं, तो अगर आप कुछ टिप्स दे सकें कि ब्रशिंग हमें कैसे करनी चाहिए, और अगर हम अपने टूथपेस्ट का जो इंतखाब करते हैं वो कौन से वाले टूथपेस्ट जो है हाईली रिकमेंडेड है? जी, ब्रशिंग का बिल्कुल बड़ा अमल दखल है, क्योंकि आपके ब्रशिंग टेक्निक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे अगर आप सही ब्रशिंग नहीं करते तो आप मसूड़ों को डैमेज करते हैं, ठीक है, और फिर उसी वजह से मसूड़ों में बाज़ दफा पेशेंट्स के पस पड़ जाता है या खून आने लगता है, जो कि अच्छी अलामत नहीं होती। तो ब्रशिंग टेक्निक में हम रिकमेंड करते हैं कि काफी लोग जो है हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग करते हैं, यानी उसको हॉरिजॉन्टल लेवल पे रख के घिसते हैं दांतों को। हमने ब्रशिंग बिल्कुल इस तरह नहीं करनी, हमने हमेशा ब्रश का जो एंगुलेशन है वो वर्टिकल रखना है और अप एंड डाउन मूवमेंट में करना है, अप एंड डाउन रखें और सर्कुलर मूवमेंट में घुमाते जाएं, और हमेशा पीछे से स्टार्ट करें, क्योंकि अक्सर पे हम लोग ये करते हैं कि आगे से स्टार्ट करते हैं और पीछे जाते जाते थक जाते हैं, तो पीछे के जो दांत हैं वो नेग्लेक्ट हो जाते हैं। तो आपने सारी सरफेसेस को एक तो दांत की क्लीन करना है, वो जो उसकी ऑक्लूजल यानी ऊपर की सरफेस है और उसकी जो सामने की सरफेस है, लेकिन उनको वर्टिकल डायरेक्शन यानी ऊपर नीचे अप एंड डाउन मूवमेंट्स में और सर्कुलर मूवमेंट्स में करना है। और इसके साथ साथ आपने अपनी सारी सरफेसेस क्लीन करनी है और अपनी जबान को नहीं निग्लेक्ट करना, जबान की भी ब्रशिंग होती है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो जबान पे रह जाते हैं और वो जो है क्लीन नहीं होते। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि दांतों के साथ साथ आप जबान की भी जो है वो ब्रशिंग अच्छी करें। ठीक है, अच्छा डॉक्टर उज़्मा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और लोग अक्सर ये सवाल करते हुए और इस प्रॉब्लम को जो है ना शेम में चले जाते हैं, ठीक है, एक शेम के जब हमारे मुंह से स्मेल आती है, ठीक है, इसकी रीजंस क्या हैं कि मुंह से स्मेल आने की वजूहात क्या हैं और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं खुद से? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा एलिमेंट है जो हमारे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं, उनको कंप्लेन होती है कि जी मेरे मुंह से स्मेल आ रही है। स्मेल आने की काफी सारी वजूहात हो सकती हैं, यानी कि एक तो ये कि आप सफाई नहीं कर रहे, वही वाली बात कि आप ब्रशिंग रेगुलर नहीं कर रहे। ऑफ एंड ऑन लोग
करते हैं, पर्टिकुलरली आप रात में नहीं करते, रात में आप जो खाते हैं वो सो जाते हैं, तो बैक्टीरिया वहाँ पे जो है जर्म्स अपनी स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से एक तो हेलिटोसिस का प्रॉब्लम, इसको हम हेलिटोसिस भी कहते हैं, जो मुंह से बदबू आते हैं, तो उसकी वजह से एक तो होता है। बाज लोगों को जो है पेट अपसेट रहता है, उसकी वजह से मैदे की खराबी की वजह से, तो उसकी वजह से भी जो है वो मुंह में कुछ डिजीजेज ऐसी हैं, बीमारियां जो जनरल हेल्थ में इंक्लूड हैं, जिसकी मैनिफेस्टेशन ओरल कैविटी में उनकी अलामत नमूदार होती है। तो अगर पेट आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, बाद लोगों को एसिडिटी रहती है, बाद लोगों को साइनस का प्रॉब्लम रहता है, उसकी वजह से भी जो है मुंह में बदबू आती है। तो ये बहुत सारे कॉजेज हैं, और सबसे जो मेन कॉज है वो तो सफाई का ना रखना है। हम इस बात को समझते नहीं है, लेकिन इसीलिए सफाई की बड़ी अहमियत है कि अगर आप रात में ब्रश नहीं करके सोएंगे तो डेफिनेटली सुबह आपके स्मेल आएगी। फिर दूसरा सवाल आपका था कि कौन सी टूथपेस्ट हम यूज करें। बिल्कुल, खवातीन के लिए स्पेशली ना, हमारी खवातीन बड़ी इस मामले में हम लोग केयरलेस हो जाते हैं। हाँ, हम ब्रांड्स जाके देखते हैं, बड़े अच्छे अच्छे मार्केट में ब्रांड्स होते हैं, और हम फोकस हो जाते हैं ये ले लें, और कंफ्यूज भी हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो लेकिन हम जो पर्टिकुलरली रिकमेंड करते हैं, टूथपेस्ट आप कोई भी सिलेक्ट करें, लेकिन अच्छे ब्रांड का हो डेफिनेटली, और फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट हो, ठीक है, फ्लोराइड होना चाहिए उसके अंदर। फ्लोराइड जो है आपकी जो कैविटी है या कीड़ा लगने की जो सलाहियत होती है बैक्टीरिया को, उसको काफी हद तक रिड्यूस कर देता है। और फ्लोराइड बेस्ड ही माउथ वॉश भी आते हैं और टूथपेस्ट भी आते हैं। तो हम पर्टिकुलरली बच्चों के लिए भी और खवातीन के लिए और ओवरऑल जो आपके ओवर फैमिली मेंबर्स हैं सबके लिए फ्लोराइड बेस्ड ही टूथपेस्ट रिकमेंड करते हैं, जो कि आपको काफी हद तक आपके जो कीड़ा लगना है और दांतों की सफाई में हेल्पफुल होता है। ठीक। अच्छा, अगर हम बात करते हैं खवातीन के मसाइल की, तो आपने एक तो कहा कि हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन और इसके अलावा ऐसी जो एसोसिएटेड बीमारियां हो सकती हैं जिनकी वजह से खवातीन, एक औरत जो है वो रिस्क पर है अपनी ओरल हेल्थ के हवाले से, तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसको एक रूटीन बेस के ऊपर अपना चेकअप करवाना चाहिए डेंटिस्ट से जाकर? पर्टिकुलरली जैसे हमारे पास डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है, शुगर की बीमारी है, उसके अंदर जो है दांत बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। उसमें आपके दांतों की जो जड़ें हैं वो बहुत जल्दी कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर डायबिटीज क्या है, डायबिटीज भी एक हार्मोनल चेंज है, ठीक है। तो जितनी भी ऐसी बीमारियां हैं जिनके अंदर आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, शुगर की बीमारी ऐसी है जो मेजोरिटी ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन के अंदर बहुत कॉमन होती जा रही है, और हमारी खवातीन में भी कॉमन है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं कि वो जरूर अपना डेंटल विजिट करें, अपना चेकअप कराएं, उस चीज को निग्लेक्ट नहीं करें। मुंह में कोई जख्म बन रहा है उसको निग्लेक्ट नहीं करें। अगर मुंह में कोई आपके शार्प दांत है उसको जाके जरूर डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि शार्प दांत अगर आपके मसूड़ों पे और आपके गाल पे या टंग पे मुस्तकिल अगर रगड़ लगती है और उसमें फिर वो अल्सर बना देता है, जख्म बनाता है, और वो जख्म अगर उसके ट्रीट ना किया जाए, परसिस्ट करता जाए, तो वो ओरल कैंसर में भी तब्दील हो जाता है। तो इसलिए हम पर्टिकुलरली खवातीन के हवाले से, अगर कोई खवातीन डायबिटिक हैं वो जरूर अपना डेंटल विजिट जरूर कराएं, साल में 2 दफा जरूर डेंटिस्ट के पास जाएं। और वैसे भी ओवरऑल एक जर्नल हम बात करें जो कि प्रोन नहीं, अगर इनको डिजीजेस नहीं भी हैं, तो हर 6 महीने बाद या साल में अपने 2 विजिट्स डेंटिस्ट को जरूर कराएं, ताकि अगर मुंह में आपके कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है, कोई गम्स खराब हो रहे हैं, कीड़ा लग रहा है, तो आप उसको बर वक्त ट्रीट करा सकें, रादर कि आप उसका इंतजार करें कि जब केस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर उस्मा, हम बात करते हैं जब ओरल हेल्थ की, जिन्हें हम आम मसाइल में कहते हैं कि हमारे मुंह के से जुड़े हुए जो मसाइल हैं, और आप मैक्सिलोफेशियल कंसल्टेंट भी हैं, ठीक है। ये एक टर्म इस तरह की है कि हमारे आम जो सुनने वाले हैं वो इस टर्म को नहीं जानते, डेंटिस्ट से ही मुखातिब होते हैं कि माहिर दंदान जो है उनके पास जाएं और अब दिखाएं। लेकिन मैक्सिलोफेशियल कंसल्टेंट की जरूरत इसलिए पेश है क्योंकि ओरल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो कैंसर के हवाले से जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, अब उसके पीछे बहुत सारी वजूहात सामने आती हैं। टबैको का इस्तेमाल आ सकता है, छालिया का इस्तेमाल आ सकता है, या क्या ऐसी बेसिस हैं जो अगर हम अपने मुल्क में रिसर्च बेस के ऊपर देखें या क्लिनिकल सिटिंग के अंदर आपको केसेस रिपोर्ट होते हैं, तो क्या वजूहात हैं इसके पीछे कि मुंह का कैंसर जो है वो रिपोर्ट हो रहा है? जी, असल में सिद्रा बात यह है, जो मैक्सिलोफेशियल कंसल्टेंट की आप बात करिए, मैक्सिलोफेशियल कंसल्टेंट का मैं बताती चलूं कि ये स्पेशलाइज फील्ड है इन डेंटिस्ट्री, जिसके अंदर जैसे आम जो डेंटिस्ट है वो आपके जो डेली रूटीन के जो प्रोसीजर्स है वो परफॉर्म करता है, लाइक आपकी रूट कैनाल करता है, कैविटी है फिलिंग कर देता है, दांत निकाल देता है। लेकिन मैक्सिलोफेशियल कंसल्टेंट के जो डोमेन में है, जैसे फेशियल ट्रॉमा है, आपके जॉ की हड्डी टूट गई है, कोई फ्रैक्चर हो गई है, उसको जोड़ना, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, कैंसर के उनको ट्रीट करना, उनकी सर्जरीज होती हैं उनको ट्रीटमेंट करना। इसके अलावा जो आपका जबड़ा है, जॉ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, उनको ट्रीट करना। तो ये सारी जो चीजें हैं वो मैक्सिलोफेशियल कंसल्टेंट के डोमेन में आती हैं। डेंटिस्ट्री क्योंकि बहुत छोटी सी फील्ड है, बट इसमें बहुत सारी जो है मल्टीपल फील्ड्स हैं जो कि अलग अलग स्पेशलाइज फील्ड हैं जो कि ट्रीट करती हैं। अच्छा, अब आपने बात की ओरल कैंसर, बिल्कुल सही बात है, ओरल कैंसर आजकल बहुत ज्यादा फैल रहा
है पर्टिकुलरली इन पाकिस्तानी पॉपुलेशंस, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द हैबिट्स हैं हमारे यहाँ, चाहे वो फीमेल्स हों चाहे मेल्स हों, पान छालिया गुटखा ये बहुत है। और इवन कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं 15 साल के और 16 साल के बच्चे तक आते हैं, दे आर यूजिंग द छालियाज। तो छालिया जो वो खा रहे हैं उसकी वजह से उनका माउथ ओपनिंग, मुंह खुलना कम हो जाता है, जबड़ों में उनके सुकड़ जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो इतना कम हो जाता है कि वो खाना पीना भी नहीं खा सकते। तो ओरल कैंसर के लिए मेरी ये आपके तवज्जुह से प्रोग्राम के मैं ये जरूर कहूंगी कि जो भी घर में फीमेल्स हैं वो अपने बच्चों को जो है अपने हम घर के लेवल से कंट्रोल कर सकते हैं। मार्केट में तो देखें हर चीज मिल रही है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप क्या अच्छा खाते हैं और किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो बच्चों को भी और फीमेल्स के हवाले से मैं आपको और एक बात ये बताऊं कि एक तो आप लोग शुगरी डाइट जो है वो कम करें, और जो है जो जैसे फाइब्रस डाइट है जिसमें सब्जियां आती हैं, फल आती हैं, ये बहुत अच्छी चीजें आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी और आपके मुंह की हेल्थ के लिए भी। तो अपने बच्चों को, फैमिली को रादर के वो पान छालिया गुटके की तरफ जाएं, इस तरफ खाने पिलाने की तरफ हैबिट डालें ताकि जो है वो इस चीज को अवॉइड करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर उज़्मा, हमारे सुनने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे बीइंग अ डेंटिस्ट आप? बीइंग अ डेंटिस्ट मैं बस यही कहूंगी कि अपने दांतों, क्योंकि जो ओरल हेल्थ है वही मैंने पहले भी बात की थी कि आपकी जनरल हेल्थ को बहुत इफेक्ट करती है। जो चीज आप खाते हैं वो आपकी ओरल कैविटी से गुजर के जाता है आपके पेट के अंदर। तो आप जो है अच्छा खाएं और हेल्दी खाएं, जैसे फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, जो आपके दांतों के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। और अपने दांतों की हाइजीन का ख्याल करें और बर वक्त इलाज कराएं, दांतों की सफाई घर पे भी अच्छी रखें। और बर वक्त इलाज से होगा कि आपके दांत जल्दी खराब नहीं होंगे, क्योंकि जो आपके दांत अल्लाह ताला ने दिए हैं उनका नेमुल बदल कोई नहीं है। आप आर्टिफिशियल टीथ लगा लें, जो चूइंग की, जो इस्तात खाने पीने की दांतों की स्ट्रेंथ अल्लाह ताला ने दांतों में रखी है, जो गॉड गिफ्टेड चीज है, उनकी बात अलग ही होती है। तो आप अर्ली ट्रीटमेंट कराएंगे, अपना ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ओरल हेल्थ बेहतर रहेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उज़्मा ज़रीफ, आप अपने कीमती वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर इनवाइटिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। सामिन, इसके साथ ही अपनी मेजबान सिद्रा जाफरी को दें इजाजत। अल्लाह ने कमान। प्यारी बहनों, सिलसिला आपने सुना सेहत हजार नेमत। यकीनन आपने बहुत सारी बातों को नोट किया होगा और उन पर अमल भी करेंगी। प्यारी बहनों, पेश है आरफाना कलाम, आइए सुनते हैं। अव्वल हम्द सना इलाही, जो मालिक हर दा उस दा तारन वाला, किसे मैदान ना हर दा उस दा नाम तारन वाला, किसे मैदान ना हर दा। बल्ले 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 जे बेखां तेरी रहमत बल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले।
वाला ते अदल करे ते थर थर कंबड़ उचिया शाना वाले फजल करे ते बख्शे जान मैं जे भी मुँह काले फजल करे ते बख्शे जान मैं जे भी मुँह काले ते चंगी सूरत ते आशिक होना का दिए दानाई आशिक बन तू उस सोने दा जिस शक्ल बनाई आशिक बन तू उस सोने दा जिस शक्ल बनाई ते मैं अल्लाह ते दिल कन रास्ता देवे कौन संभाला तक्के देवन वाले बोते ते तू हथ पकड़न वाला तक्के देवन वाले बोते ते तू हथ पकड़न वाला सुफने दे विच मिलिया ते मैं गल विच पा लिया बावां ओ डर दी मारी अख ना खोला किते फेर बिछड़ना जावा डर दी मारी अख ना खोला किते फेर बिछड़ना जावा ते सब सैयां रल पानी नू टुरिया ते कोई कोई मुड़ सी पर के ते जिन्हां ने पर के सिर ते तरया ओ पैर रखन डर डर के जिन्हां ने पर के सिर ते तरया ओ पैर रखन डर डर के खस खस जिन्ना कदर ना मेरा ते मेरे साहिब नू वड्याइयां मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साया मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा
ते महल चढ़ाया साया ते बेली बेली सब जगह आके ते मैं भी आखां बेली उस दिन दा कोई नहीं जे बेली जिदों निकले जान अकेली ते ले ओ यार हवाले रब दे ते मेले चार दिना दे उस दिन बहनों, डॉक्टर रुथ फाउ से कौन वाकिफ़ नहीं। इंसानियत की और इंसानी खिदमत की वो मिसाल जो रहती दुनिया तक हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगी और तारीख़ में इनका नाम हमेशा रोशन रहेगा। डॉक्टर रुथ कैथरीना मार्था फाउ एक जर्मन डॉक्टर सर्जन थी। उन्होंने सन 1962 से अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान में कोड़ियों या जुज़ाम के इलाज के लिए वक्फ कर दी थी। उनकी कोशिशों और काविशों से सन 1996 में आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तान में कोड़ या जुज़ाम के मर्ज़ को काबू में करार दे दिया। इनकी खिदमात पाकिस्तान की आवाम कभी फरामोश नहीं कर सकती। वो हमेशा अपनी बेमिसाल खिदमात के साथ याद रहेंगी। और इसी के साथ साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले सिलसिले किचन कॉर्नर की तरफ, जिसे पेश कर रही हैं हनी नौशीन। सिलसिले जायके पाकिस्तान के साथ मैं हूँ हनी नौशीन। आज जो रेसिपीज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है नमकीन गोश्त, मकई की रोटी, काबली पुलाव और मीठी टिक्कियाँ। सबसे पहले मैं जो तरकीब आपको बताने वाली हूँ वो है नमकीन गोश्त की, जिसके अज्जा हैं बकरे या गाय का गोश्त 1 किलो, मक्खन आधा कप, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, साबुत जीरा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, टमाटर 4 अदद, पानी 3 कप, सब्ज मिर्च 6 अदद, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, दही 4 खाने के चम्मच, सब्ज धनिया और लीमू गार्निश के लिए चाहिए होगा आपको। अब आपको जो तरकीब मैं बता रही हूँ इसकी वो इस तरह है कि एक देगची में आपने मक्खन और तेल को डालकर थोड़ा गरम करना है 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें आपने डालना है गोश्त, उसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने डालना है, साथ ही आपने साबुत ज़ीरा, नमक, टमाटर डालकर आपने इसको 20 मिनट के लिए क्या करना है, भून लेना है। अब इसमें आप पानी डालकर गोश्त को गलाने के लिए रख देंगे। फिर इसमें आप सब्ज मिर्च, काली मिर्च का पाउडर और दही डालकर 5 मिनट तक के लिए भून लेंगे। अब इसको एक डिश में निकाल कर लीमू और सब्ज धनिए से गार्निश करेंगे। आपका मज़ेदार नमकीन गोश्त तैयार है। दूसरी रेसिपी ये है कि मकई की चटपटी रोटी मसालेदार। आजकल जैसे गर्मियों का मौसम है तो हमें अच्छी लगती है मकई की रोटी, तो ये चटपटी मसालेदार मकई की रोटी आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छा, जिसके अज्जा कुछ इस तरह हैं कि आपको चाहिए होगे मकई का आटा 2 कप, सब्ज मिर्च आपको चाहिए होगी 3 अदद, बारीक कटी हुई गंदम का आटा चाहिए होगा 1 कप, नमक 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी चाहिए होगी 1 चाय का चम्मच, प्याज बारीक कटी हुई चाहिए होगी 1 अदद, तेल 6 खाने के चम्मच, तलने के लिए भी आपको तेल चाहिए होगा डीप फ्राइंग के लिए। तरकीब कुछ इस तरह है कि आप पहले मकई के आटे में गंदम का आटा डालकर और मेथी, नमक, उसके साथ ही 2 अदद सब्ज मिर्च कतरी हुई बारीक और प्याज कतरी हुई और कलौंजी डालेंगे। इसके साथ ही आप इन सबको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अच्छी तरह इसमें नीम गर्म पानी से इसको बिल्कुल गूंद लेंगे। और ये याद रखिएगा, ना ही डो ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम हो, दरमियानी हो। तकरीबन 1 घंटे के बाद आप इस दरमियाने साइज़ के पेड़े बनाएंगे इसके, और फिर 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढककर रख देंगे।
इसके बाद आप इन पेड़ों को बेल लेंगे और तवे पर थोड़ा सा घी डालकर सेक लेंगे दोनों साइड से। जब ये दोनों साइड से पक जाएंगे तो आप उतार लेंगे और अचार या साग के साथ आप इसको पेश करेंगे। अब मैं बताऊंगी काबली पुलाव की तरकीब, जिसके अज्जा हमें दरकार होंगे। चिकन या बकरे का गोश्त 500 ग्राम, चावल 1 किलो, प्याज चाहिए होगी 2 अदद, बादाम 1 कप चाहिए होंगे भीगे हुए, गाजरें कद्दूकश की हुई 2 अदद, किशमिश 200 ग्राम चाहिए होगी आपको। तकरीबन आप समझ लें कि 1 कप से थोड़ा सा कम होगी। सफ़ेद ज़ीरा चाहिए होगा 2 चाय के चम्मच, नमक आपको हस्बे जायका चाहिए होगा, चीनी चाहिए होगी 2 चाय के चम्मच, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, तेल 1 कप चाहिए होगा, हरी मिर्च 6 से 8 अदद। काबली पुलाव की तरकीब कुछ इस तरह से होगी कि आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो किशमिश को पानी में भिगो देना है और इसके साथ ही आपको बादाम भी आप इसको भिगो देंगी और इसका छिलका उतार कर उसको रख लेंगी अलग। इसके बाद क्या करेंगी, गाजरों को आप कद्दूकश कर लेंगी और चावलों को थोड़ा सा नमक डालकर आप भिगोने के लिए 1 घंटे के लिए रख देंगी और उसके बाद आप उसको उबाल लेंगी। एक देगची में तेल गरम करना है आपने, ठीक है। उसके अंदर बारीक कटी हुई प्याज डालकर इतना फ्राई करेंगी कि ब्राउन हो जाए। जब फ्राई करने के बाद वो ब्राउन हो जाएगी तो आप देखेंगी कि इसका तेल जो है वो अलग हो जाएगा, तो उसको आप तेल को अलग निकाल लेंगी और प्याज को जो है वो ग्राइंड कर लेंगी। और जो तेल आपका है प्याज जिसमें आपने फ्राई की थी, उसके अंदर आप तेल में जो है चिकन डालकर और उसको थोड़ा भूनेंगी कि उसका रंग जो है वो सफ़ेदी माइल हो जाएगा। भून लेने के बाद इसमें पानी डालकर ढक देंगी। चिकन या जो बकरे का गोश्त है उसके भूनने के लिहाज से आप उसमें पानी डालेंगी, ठीक है। इतनी देर तक पकाएंगी कि गोश्त जो है वो गल जाएगा और फिर पानी भी उसका खुश्क हो जाएगा। तो काली मिर्च और प्याज और इसके साथ ही नमक भी शामिल कर देंगी और उबले हुए चावल भी गोश्त के ऊपर डाल देंगी और अलहदा जो आपने फ्राई किए हुए गाजर, किशमिश, भीगे हुए बादाम है उनको एक अलहदा फ्राई करेंगी और ये भी इसमें शामिल कर देंगी। इसके साथ ही चीनी, हरी मिर्च, ये सब चीज़ें डालकर आपने क्या करना है, इसको दम पर रख देना है और जब दम आ जाए तो तनावल फरमाइएगा। अब जो रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है मीठी मीठी रेसिपी, यानी मीठी टिक्कियों की रेसिपी। अज्जा कुछ इस तरह है। मैदा 2 कप, सूजी आधा कप, पिसा हुआ नारियल 4 खाने के चम्मच, सफ़ेद तिल 2 खाने के चम्मच, सब्ज इलायची का पाउडर चाहिए होगा 1 चाय का चम्मच, दूध आधा कप, घी 4 खाने के चम्मच, चीनी 1 कप। घी या तेल फ्राई के लिए इसकी तरकीब कुछ इस तरह है कि पैन में दूध और चीनी डालकर इतना पकाएं कि चीनी घुल जाए। जब चीनी घुल जाए तो फिर चूल्हे से उतारकर आप इसमें 4 खाने के चम्मच घी डालकर मिक्स कर लें। अब मैदे में सूजी, पिसा हुआ नारियल, सफ़ेद तिल और इलायची पाउडर डालकर मिक्स कर लें। इसके साथ ही जो आपने दूध अभी गरम किया था चीनी के साथ, वो डालकर आपको ज़रा सख्त आटा गूंद लेना है। इसके बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको रख देना है। फिर आपने 1/4 इंच की मोटाई से इसको एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। इसके बाद सांचे या किसी फ्रेम की मदद से आप इसको गोल गोल शक्ल में काट लें। दरमियानी आंच पर आपने तेल लेना है जिसमें आप इसको डीप फ्राई करेंगे। दोनों साइड से जब ये फ्राई हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, इसको निकाल लेना है और फिर ये मज़ेदार टिक्कियाँ तैयार हैं और आप इसको अब नोश फरमा सकते हैं। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह निगहबान। अज़्मे आली शान शाद रहे पाकिस्तान। जी हाँ प्यारी बहनों, 75वां यौम आज़ादी हम मनाने जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे वतन को शादो आबाद रखे, हमेशा कायम व दायम रखे और तरक्की याफ्ता मुल्कों में इसका शुमार हो। यहाँ का हर घर, हर घराना, हर फर्द खुशहाल हो और एक काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी कहलाए।
इंशाल्लाह। तो जनाब, डायमंड जुबली मनाई जा रही है। अपने वतन से मोहब्बत के लिए क्या कहा जाए कि यहाँ हर शख्स अपने वतन के लिए जान तक कुर्बान कर देने का जज्बा रखता है। ये वो मुल्क है हमारा वतन पाकिस्तान, जहाँ हर फर्द इस आज़ादी को निहायत जोश व खरोश के साथ मनाता है और बेइंतहा मोहब्बत का इजहार करता है। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। अल्लाह ताला हमारे प्यारे वतन को शादो आबाद रखे, कायम व दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी बहनों, सेहत के हवाले से और मौजूदा मौसम के हवाले से आप सभी जानती हैं कि इस वक्त मानसून चल रहा है और अभी 2-1 दिनों से बारिश तो खैर नहीं हुई है उतनी जैसा कि पिछले दिनों हुई। अच्छा, अब होता ये कि जाहिर सी बात है कि बारिश का सीज़न है, धूप उस तरह से निकलती नहीं, धूप निकलती है तो जरासीम ख़त्म हो जाते हैं या खुश्क हो जाता है माहौल, ऐसा भी नहीं हो सका। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा हमारे सामने जो मसला आ रहा है वो है वबाई अमराज के फूट पड़ने का जो सिलसिला होता है, वो इंतहाई ख़तरनाक होता है। हम यहाँ पे पहले ही कोरोना से लड़ रहे हैं और कोरोना के साथ तो शायद अब हमें हमेशा ही रहना होगा, बस हमें खुद एहतियात करनी है। वही बातें, वही SOPs जिससे सभी वाकिफ़ हैं कि समाजी फासला भी रखें, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। तो ये सारी बातें या सारी एहतियातें जो हैं ये हम पर मुनहसिर हैं कि हम उसमें किस हद तक कामयाब होते हैं और किस हद तक अपने घर वालों को पाबंद करते हैं। लेकिन यहाँ बरसात के हवाले से और बरसात के बाद जो बीमारियां हैं उनके हवाले से मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। गले में ख़राबी के साथ बुखार और फिर मुसलसल नज़ला, खांसी, ये सारी चीज़ें, ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो एलर्जीज़ होती हैं वो ये बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। तो इनसे बचने के लिए एहतियात होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जगह जगह पानी खड़ा है, गंदगी है, तो मच्छरों की बेइंतहा बहुतात है। इस वक्त इस कदर मच्छर हुए हुए हैं जो कि इंतहाई नुकसानदेह हैं और हमें ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि अपने घर के आस पास अगर हम देखते हैं कि कहीं पानी खड़ा है तो वहाँ पे चूना या तेल वगैरह ज़रूर डाल दें या जरासीम कुश अद्वियात जो होती हैं उनका हम बाकायदगी से छिड़काव करें। और बहनों, इस हवाले से एक और बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है पानी का इस्तेमाल, साफ़ पानी, पीने का पानी, उसका हुसूल बहुत मुश्किल है। जिन लोगों को मैसर है या जो इतनी इस्तिताअत रखते हैं कि वो पानी ख़रीद के पी लेते हैं वो तो चलें गुजारा कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं एक आम इंसान की। तो हम अपने उन बहनों से या उन घरानों में सबको यही कहना चाहेंगे कि पीने के पानी का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। जो भी पानी आपको मैसर है, चाहे वो टैप वाटर जो नलों से आ रहा है या आप कहीं से ले रहे हैं, उसे बॉयल ज़रूर करें। पानी को उबाल कर ठंडा करके पिएं। और घरों में भी और घर के बाहर भी अगर कहीं पानी आपको ठहरा नज़र आता है तो उसमें आप ज़रूर तेल डाल दें, मिट्टी का तेल डाल दें। अगर वो नहीं हो सकता तो कम से कम दवा या चूना वगैरह डाल दें। और घरों में खुले बर्तनों में पानी बिल्कुल ना रहने दें। उससे क्या होता है कि मच्छर जो हैं बहुत तेज़ी से उनकी अफजाइश होती है, वो ठहरे हुए पानी में अंडे देते हैं और जिसकी वजह से मच्छरों की बेइंतहा तादाद में इजाफा हो जाता है जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी बहनें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगी इस हवाले से, क्योंकि आप सेहतमंद रहेंगी तो आपका कुनबा भी, आपका घराना भी सेहतमंद रहेगा। प्यारी बहनों, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपनी मेज़बान फ़रीदा ख़ान को इजाज़त दीजिए, प्रोड्यूसर ईसान बीबी बलोच के साथ। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगी और अपने प्यारों का, अपने घर वालों का, खुसूसन बच्चों और बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगी। कहते हैं आपको अल्लाह हाफ़िज़।